नमस्कार साथियों, देखिए हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और इसमें जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, एसएसटी की जो अभ्यर्थी हैं, इसमें जो इतिहास विषय का जो आपका पार्ट है उसको मैं आपको यहाँ करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल रिवीजन के तौर पे मेन चीज़ों को ऐड करूँगा और इसके जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा इसके संक्षिप्त नोट्स बिल्कुल सार के रूप में, बिल्कुल शॉर्ट, एकदम महत्वपूर्ण आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ से नोट्स देख लें। मुझे पता है आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे। ये बिल्कुल सारांश के रूप में है। जो भी टॉपिक होगा उसका सारांश है। आप देखना, आपको बहुत सी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। कोई चीज़, कोई फैक्ट यदि आपके नोट्स में नहीं है तो उसको ऐड कर लें। मेरा निवेदन रहेगा इतनी चीज़ें तो आप अवश्य पढ़ लें। ये आपके एक सहयोग के लिए है। मैं पूरे तन मन से कोशिश करूँगा कि इतिहास की जो 18-20 क्वेश्चन हैं ये आपके सही हो जाएं। 100 में से 100% भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करूँगा कि आप 100% आपका इसी में से आएगा। मैं कभी भी लंबी बात नहीं करूँगा, फेंकूँगा नहीं। कोशिश करूँगा पूरी की पूरी 100%, 99% ही बोलूँगा मैं, 100% नहीं बोलूँगा। इतिहास के इस पार्ट को 4 भागों में बांट दिया: प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास। अब विश्व इतिहास में 3 टॉपिक है मात्र: फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और आपकी अमेरिका की क्रांति। इन तीनों टॉपिकों से एक टॉपिक से एक प्रश्न आता है, 3 प्रश्न आते हैं टोटल। ठीक है। अब फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, उसमें अपने आप में खूब विस्तार से वो टॉपिक है। उस एक टॉपिक को पढ़ाने में कितने ही दिन लग जाएं पता नहीं, लेकिन उसको बिल्कुल संक्षिप्त भी करना है। इतना भी नहीं करना कि प्रश्न ही नहीं आए, और उसको समझना भी है। ये सारी कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके इसके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहें चैनल पे और देखें, आराम से नोट्स का अध्ययन करें, जाके चेक करें। ठीक है। आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। अब देखिए, इतिहास का विद्यार्थी हूँ मैं, थोड़ा सा इसको आपको मैं इस प्रवाह में बहा देना चाहता हूँ। जो घटना जिस कालखंड में घटी है ना, जब तक उस कालखंड में नहीं जाते हैं ना, तब तक चीज़ को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। कोई भी घटना इतिहास की एक फिल्म की तरह होती है, एक मूवी की तरह आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, पीछे चलनी चाहिए रील। फ्रांस की क्रांति बढ़ रहे हैं, उस दौर में चले जाओ, उस कालखंड में चले जाओ कि वो दौर कैसा है। इमेजिन करो, कल्पना कि वो दौर कैसा है, वो लोग कैसे हैं, उस समय की स्थिति कैसी है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। मुगल काल पढ़ रहे हैं, मध्यकाल पढ़ रहे हैं, मध्यकाल में जियो। आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल में जियो। उस घटना में, उस कालखंड में जियो। आपको फिल्म की तरह, मूवी की तरह आनंद आने लगेगा। जिस प्रकार मूवी में क्या होता है, नायक होता है, खलनायक होता है, यहाँ पर भी घटनाओं में आपको नायक मिलेंगे, खलनायक मिलेंगे। फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, उदाहरण दूँ, यहाँ पर मध्यम वर्ग, जन सामान्य नायक के रूप में खड़े हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और विरोध कौन कर रहे हैं? धर्म अधिकारी, सामंत, कुलीन, राजा, ये खलनायक के रूप में है। और बौद्धिक वर्ग जन चेतना फैलाने का काम करेगा। तो इसको बिल्कुल इमेजिन करके घटना के रूप में, मूवी के रूप में आपको पढ़ना है। तो चलिए, फ्रांस की क्रांति। देखिए, दुनिया में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया यदि किसी घटना पर आई है तो वो है फ्रांस की क्रांति। कुछ लोगों ने खुशी जाहिर की, कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। आपके हीगल ने क्रांति की याद में पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधे लगाए। क्रांति की खुशी में पौधे लगाए हीगल ने खुशी व्यक्त की। एक नाम है वर्ड्सवर्थ। इन महोदय का तो कहना ही क्या है, ये खेद प्रकट कर रहा है कि मैं युवा क्यों नहीं था उस नव प्रभात में। कौन से नव प्रभात में? क्रांति के समय। उस नव प्रभात में जीवित होना ही वरदान था, युवा होना तो स्वर्गिक था, स्वर्गिक। वर्ड्सवर्थ कह रहा है, इसके शब्द हैं, खेद प्रकट कर रहा है कि मैं युवा क्यों नहीं था, उस क्रांति के समय में युवा क्यों नहीं था। वर्ड्सवर्थ कह रहा है, मेरे पास 100 सवर होते ना, कितने सवर? 100 सवर होते तो मैं सभी सवरों से उस स्वतंत्रता देवी का गुणगान करता। कौन मैं कर रहा हूँ?
मैं नहीं करा बाबू, मैं नहीं करा। मेरी क्या औकात जो फ्रांस की क्रांति पे स्टेटमेंट दूंगा? मैंने नहीं कहा, ये कहा है ब्लॉक स्टॉक। क्लाब स्टॉक का कथन है, क्लाब स्टॉक का, मेरे पास 100 सवर होते तो मैं सभी सवरों से उस स्वतंत्रता देवी का गुणगान करता। फ्रांस की क्रांति का महत्व बहुत ज्यादा है। मैटरनिक का कथन है, मैटरनिक, यदि जुकाम फ्रांस को होगा तो छींक पूरे यूरोप को आएगी। मैटरनिक कह रहा है, तो समझ सकते हैं फ्रांस में कोई घटना घटित होगी तो पूरे यूरोप पर कितना असर पड़ेगा, समझ सकते हैं। मैटरनिक कह रहा है कि यदि जुकाम फ्रांस को होगा तो छींक पूरे यूरोप को आएगी। तो ये था क्रांति का महत्व। क्रांति का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस क्रांति के बाद में छोटे छोटे राष्ट्रों में राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई। यूनान जैसे देश स्वतंत्र हो गए बाद में। तो ये टॉपिक पढ़ा, इससे पहले मैंने आपका इसका महत्व बताया है कि महत्व कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत शॉर्ट्स बात है, बिल्कुल छोटी बात है। बाकी तो बहुत लोगों ने इतनी प्रतिक्रियाएं आई जितनी किसी घटना पर नहीं आई। अब इसके बाद में जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इससे पहले के फ्रांस की ओर चलते हैं। इसके पहले क्या स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जो मेन चीज़ होगी मैं आपको बताता चलूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ आपको कनेक्ट करके चीज़ों को जोड़ते हुए आपको इस घटना से जोड़ दूँ, इस प्रवाह में बहा दूँ, ताकि आपकी चीज़ें याद हो जाएं। देखो, फ्रांस की क्रांति से पहले की स्थिति, पूर्व की स्थिति, कहानी शुरू होती है 1589, ठीक है। यहाँ से क्रांति शुरू, मतलब हेनरी चतुर्थ 1589 में हेनरी चतुर्थ ने बुर्बो राजवंश की स्थापना की। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना किसने की? हेनरी चतुर्थ ने। कब की? 1589 में। ये आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब क्रांति हुई 1789 में, तब तक ये ही राजवंश चला आ रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आएगा कि क्रांति के समय कौन सा राजवंश था, या प्रश्न पूछ लेंगे कि बुर्बो राजवंश की स्थापना किसने की? हेनरी चतुर्थ ने 1589 में, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी आया लुई तेरहवां। लुई तेरहवां बिल्कुल नाम मात्र का है। इसका जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है रिस्लू। क्या नाम है? रिस्लू। इसकी चलती है, ये प्रतिज्ञा कर रहा है, लुई तेरहवां को कह रहा है कि मैं फुल सपोर्ट करूंगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा। ह्यूगोनोट्स जो प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म है, प्रोटेस्टेंट है, जो लूथर ने धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा चलाया था, उन प्रोटेस्टेंटों का क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा, लोग आपके आज्ञाकारी बन जाएंगे, रिस्लू कह रहा है। और ऐसा किया भी। इसने 1614 में एस्टेट को भंग कर दिया। एस्टेट को भंग। लुई तेरहवां का प्रधानमंत्री रिस्लू है। इसने 1614 में एस्टेट को भंग कर दिया। एस्टेट क्या है? फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। तीनों की अपन डिटेल से बात करेंगे। अभी इतना समझो, 3 भागों में बटा हुआ है। पहले वर्ग को बोलते हैं पहला एस्टेट, दूसरे को दूसरा एस्टेट, तीसरा एस्टेट, ठीक है। जब भी फ्रांस में आर्थिक संकट आएगा, उस आर्थिक समस्या के समाधान के लिए इस एस्टेट जनरल का अधिवेशन होता है, ठीक है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? मत होता है, वोट पड़ते हैं, उस हिसाब से इन्हें डिसीजन लेते हैं। अभी बात करेंगे, एक एक एस्टेट का एक एक वोट था। 3 एस्टेट थे, तीनों की बात करेंगे डिटेल से। अभी आप इतना ध्यान रखें, लुई तेरहवां का जो प्रधानमंत्री है, इसने एस्टेट को भंग कर दी थी, ठीक है। इसके बाद में आए लुई 14वां। कौन आया? लुई 14वां। लुई 14 बिल्कुल निरंकुश है। क्या है? निरंकुश है। दैवीय व्यवस्था में विश्वास करता है, बिल्कुल निरंकुश है। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इसके स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि कितना निरंकुश है। कहता है मैं ही राज्य हूं। क्या कर रहा है? मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। अब आप समझ सकते हैं कितना निरंकुश है। इसका कथन आपको ध्यान रखना है, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
इतना जनता इतनी परेशान है, इससे इतनी परेशान है, जब इसकी मृत्यु हुई तो लोग खुशी से कांप उठे, खुशी से, और ईश्वर का धन्यवाद किया कि आपने जो ये उद्धार किया है हमारा, इसके लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद। जब इसकी मृत्यु हुई, इसका बेटा हुआ लुई 15। कौन हुआ? लुई 15। जब लुई 14 की मृत्यु हुई तो इसने लुई 15 को समझाया था, कहा था कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बिल्कुल आराम से रहना, झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, युद्धों में चाव मत दिखाना और जनता का ख्याल रखना। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था? ये तो रंग रैलियाँ मनाने में व्यस्त था, रंग रैलियाँ मनाने में व्यस्त था, जनता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। इसके समय फ्रांस में क्रांति के बादल उमड़ गए थे, स्थिति संकट में हो गई थी, मतलब इसी के समय संकट उत्पन्न हो गया था। कहा एक बार इसको किसी ने समझाया कि बाहर की व्यवस्था भी देखिए, थोड़ा सा संभालिए व्यवस्था को। तो इतना लापरवाह कह रहा है मेरा जीवन तो प्रचलित व्यवस्था में कट जाएगा। बोला फिर आपके बाद? बोला मेरे बाद प्रलय होगी। और वाकई में प्रलय हो गई, वाकई में प्रलय हो गई कि मेरा जीवन तो प्रचलित व्यवस्था में कट जाएगा, मेरे बाद प्रलय होगी। इतना तो पता है इसको कि मेरे बाद दिक्कत आने वाली है। तो ये है लुई 15, और इसके बाद प्रलय वाकई में हो गई। इसका उत्तराधिकारी हुआ लुई 16। कौन हुआ? लुई 16। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस चीज़ को, इसमें क्या याद रखना है आपको? लुई 14 का स्टेटमेंट याद रखना है। रिशलू लुई 13 का PM है, एस्टेट को भंग किया, बोर्बो राजवंश की स्थापना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं लुई 16। देखिए चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को क्रमबद्धता रूप में, एकदम क्रमबद्ध रूप में आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी याद हो जाएं। इसके बाद में है लुई 16। लुई 16 अयोग्य है, बिल्कुल अयोग्य शासक, अयोग्य शासक, बिल्कुल अयोग्य शासक है, कोई योग्यता नहीं है, प्रशासन के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है वो भावी सम्राट के रूप में नहीं हुई, सन्यासी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में शिक्षा हुई। विवेकहीन धर्माधिकारियों की शिक्षा ने इसको सांसारिकता से इतना विरक्त कर दिया, इतना विरक्त कर दिया कि संसार की चीज़ों में कोई मतलब इच्छा ही नहीं है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रियन की राजकुमारी मैरी आंतोनानेत, इसकी पत्नी है मैरी आंतोनानेत, इसकी पत्नी है ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी आंतोनानेत। युवा है, आकर्षक है, शादी हो गई है, लेकिन फिर भी इसके साथ अनौपचारिक संबंध नहीं है। सांसारिकता से इतना विरक्त है लुई 16, इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है। कहता था कि ये मुकुट मुझे चुभता है, राज मुकुट के लिए कह रहा है, ये मुझे चुभता है, ऐसा प्रतीत होता है दुनिया मुझ पर गिर रही है, हे ईश्वर मुझ पर कितना बोझ है। ये सम्राट कह रहा है, कितना लापरवाह है, संसार से कितना विरक्त है, ऐसा तो सम्राट है। जब इसके एक अधिकारी ने त्याग पत्र दे दिया तब उसको कह रहा है कि हे भाई कितने भाग्यशाली हो, काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता, काश। ये सम्राट कह रहा है। विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, लेकिन आपकी योग्यता डिपेंड करती है, योग्यता पर वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप साम्राज्य को कितना बढ़ा पाते हैं, उसको कितना अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, ये आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। हालांकि इसके समय स्थिति संकट में है, संकट में स्थिति है, लेकिन एक तो स्थिति संकट में, दूसरा अयोग्य, तो हालत बहुत ही खराब हो गई। तो ये था क्रांति के पहले का हाल, क्रांति के पहले का हाल। अब जानेंगे क्रांति के कारण। आ जाइए, मेन चीज़ों को लिखते जाइए, आपसे प्रश्न आएगा क्रांति के समय शासक कौन है? लुई 16, उसकी पत्नी है मैरी आंतोनानेत। चलिए आगे की बात करते हैं क्रांति के समय। अब देखो, बात करें क्रांति के कारण। क्रांति के कारण, पहला कारण है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक,
तीसरा है आर्थिक, चौथा है बौद्धिक वर्ग। और भी है, धार्मिक कारण भी है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें फैक्ट है ना, मुख्य बिंदु जो आपके काम के हैं, वो चीज़ बताऊंगा। राजनीतिक, राजनीतिक में मेन चीज़ लिख लो, निरंकुश राजतंत्र। क्या है? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र, जैसे लुई 14वां का कथन, मैं ही राज्य हूं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा लुई 15वां बिल्कुल उसका जीवन युद्धों में रहा, युद्धों में फिजूल खर्च कर रहा है, जनता भूखी है, वो युद्धों में पैसा बहा रहा है, लुई 15। इसके बाद लुई 16 प्रशासन के प्रति लापरवाह। और इसकी पत्नी फिजूल खर्ची। लुई 16 की पत्नी फिजूल खर्ची है। वर्साई का जो महल है, पेरिस से 15 मील आगे जाएंगे तो वर्साई का महल है। उस वर्साई के महल में 20,000 लोग हैं। उन 20,000 लोगों में से 18,000 लोग इसके नौकर हैं। किसके? मैरी आंतोनानेत, लुई 16 की पत्नी मैरी आंतोनानेत के नौकर हैं। 20,000 में से 18,000। सोच सकते हैं, जहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इसके नौकर चाकर हैं। इतनी ज़्यादा अनाप शनाप खर्चा हो रहा है। तत्कालीन परिस्थितियों से अनभिज्ञ है। एक बार लोग समस्या लेकर राजा के पास गए, राजा को कहा कि हमें रोटी नहीं मिलती खाने को। तब इस महारानी ने कहा कि अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो आप केक क्यों नहीं खा लेते। अब इसको कौन समझाए, जिसके पास रोटी नहीं है उसके पास केक कहाँ से आएगा। ये करे इसकी रानी, फिजूल खर्ची है, परिस्थितियों से अनभिज्ञ है। और एक चीज़ है लेटर द कांसे, ये आपको ध्यान रखना है, लेटर द कांसे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो राजा के कृपा पात्र हैं, जो महारानी के कृपा पात्र हैं, उन लोगों को लेटर द कांसे मिला हुआ है। लेटर द कांसे। अभी लेटर द कांसे क्या है? एक राजा की मोहर युक्त पत्र है, राजा की मोहर युक्त एक वारंट है, जिसमें नाम पता खाली है, नीचे मोहर लगा रखी है। अब जिस भी कृपा पात्र व्यक्ति को मिला हुआ है, वो किसी भी अन्य व्यक्ति को उसका नाम लिख के कैद में डाल सकता है। वाल्टेयर, दिदरो जैसे लोगों को बास्तिल दुर्ग में कैद किया गया इसकी वजह से, लेटर द कांसे। इसका दुरुपयोग हो रहा है, दुनिया भर का दुरुपयोग हो रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है लेटर द कांसे। इसको ध्यान रखना है, राजा के कृपा पात्र लोगों को मिला हुआ है। तो ये थे राजनीतिक कारण। क्या थे? राजनीतिक कारण। इसमें लुई 14 का कथन याद रखना है, लुई 16 की पत्नी मैरी आंतोनानेत को याद रखना है, लेटर द कांसे को याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक, फटाफट आ जाओ। इसके बाद है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आपको ध्यान रखना है समाज। फ्रांस समाज 3 भागों में बटा है, पादरी वर्ग, कुलीन या सामंत वर्ग, और तीसरा है आपका जन सामान्य। जन सामान्य में मध्यम वर्ग है, किसान हैं और मजदूर हैं। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ है, पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, जन सामान्य है। पादरी वर्ग, इसको बोलेंगे प्रथम एस्टेट, इसको बोलेंगे द्वितीय एस्टेट, और इसको बोलेंगे तृतीय एस्टेट। समझे? फ्रांस का समाज 3 भागों में, पादरी, कुलीन, जन सामान्य। जन सामान्य में मध्यम वर्ग आएंगे, किसान आएंगे, मजदूर आएंगे। तीसरा एस्टेट, दूसरा एस्टेट, पहला एस्टेट, ये हो गई सामाजिक संरचना के हिसाब से बांट दिया। लेकिन अधिकारों की दृष्टि से 2 ही भागों में है। इनके पास विशेष अधिकार हैं। क्या हैं? विशेष अधिकार। ये अधिकार विहीन है, ये
अधिकार विहीन है। इनके पास विशेष अधिकार है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। जनसंख्या में ये सबसे ज़्यादा हैं, जनसंख्या में आबादी में सबसे ज़्यादा हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये जनसंख्या में कम है, इसके पास सब अधिकार हैं। सारा टैक्स यही देते हैं, दुनिया भर का टैक्स यही देते हैं, ये कोई टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर बात इतनी है, फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांसीसी क्रांति है अधिकार विहीन लोगों द्वारा विशेष अधिकार युक्त लोगों के विरुद्ध विद्रोह। यह है फ्रांसीसी क्रांति। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ओशियारिज्म। क्या? ओशियारिज्म, ये शब्द याद रखना है। ये क्या है? पुरातन व्यवस्था। फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था है उसको बोलते हैं ओशियारिज्म। उसको क्या बोलते हैं? ओशियारिज्म। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ओशियारिज्म। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को ओशियारिज्म बोलते हैं। तो फ्रांस की क्रांति क्या है? मध्यम वर्ग द्वारा, जन सामान्य द्वारा ओशियारिज्म के विरुद्ध विद्रोह, पुरातन व्यवस्था को खाड़ फेंकना चाहते हैं। पुरातन व्यवस्था क्या है? ये इनके पास अधिकार हैं, इनके पास अधिकार नहीं है। सारे टैक्स ये देते हैं, दुनिया भर के टैक्स देते हैं। तो समझ में आया सामाजिक कारण? सामाजिक असमानता, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि फ्रांस की सामाजिक असमानता ही क्रांति का कारण थी। सामाजिक असमानता ये इसका कारण है। चलिए इसके बाद में है आर्थिक कारण। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें लिखें। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में आप लिख लें फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण दयनीय आर्थिक दशा। यदि आपसे फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण पूछा जाए तो वो है दयनीय आर्थिक दशा। सही बात बताऊं आपको, यदि आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती ना तो क्या पता क्रांति होती कि नहीं होती, ये तो बाद की बात है। स्थिति सामाजिक असमानता तो पहले भी थी, कई वर्षों से चली आ रही है। जहां प्रथम एस्टेट द्वितीय एस्टेट एक तरफ हैं, तृतीय एस्टेट का शोषण हो रहा है, वो तो कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन जब आर्थिक स्थिति खराब होती गई, ऐसी स्थिति आ गई कि रोटी खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, तब व्यक्ति मरता क्या नहीं करता, तब क्रांति हुई है। तो सबसे मुख्य कारण है आर्थिक दशा, दयनीय आर्थिक दशा, ये सबसे मुख्य कारण है। इसमें दुनिया भर के टैक्स लिख लें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है टैले कर, ये होता है भूमि कर। एक तो है टैले कर जो भूमि पर लगता है। टैक्स ध्यान रखना, तीसरा जो एस्टेट है ना, जन सामान्य है, वो ही दे रहा है टैक्स और कोई नहीं देता है, उसी का काम है टैक्स देना, टैले कर। दूसरा है टीथ या टाइथ कर, टीथ या टाइथ कर, यह है धार्मिक कर। तीसरे वर्ग को, चर्च को, धर्माधिकारियों को अपनी संपत्ति का मतलब वार्षिक आय का 1/10 हिस्सा इनको देना पड़ता था, चर्च को, टीथ या टाइथ कर, यह है धार्मिक कर। तीसरा है गैबेल कर, गैबेल कर, यह है नमक कर। यह सबसे अप्रिय है। गैबेल कर, नमक कर, अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना अप्रत्यक्ष कर है, सबसे कष्टदायी है, सबसे कष्टदायी। क्यों है? नियम था, फ्रांस के सम्राट ने नियम बना रखा है कि 7 साल से, फ्रांस के 7 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को नमक खरीदना पड़ेगा, फिक्स मात्रा है, 7 पाउंड नमक खरीदना पड़ेगा। उसके पास खाने के दाने हो या ना हो, नमक खरीदना है। रोटी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है नमक खरीदना। सबसे कष्टदायी कर है, सबसे कष्टदायी। लोगों की हालत नहीं है, रोटी के दाने के पैसे नहीं है, नमक कर देना पड़ रहा है। सबसे अप्रिय कर है गैबेल कर। एक है विनियुक्त में,
विनिक्ति में, ये चीज़ें सब नोट्स में लिखी हुई है। ये है आयकर, चौथा है आयकर। तो ये क्या हुआ? आर्थिक दशा। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है दयनीय आर्थिक दशा, जिसमें मुख्य कर हैं टैले कर, भूमि कर, टीथ या टाइथ कर, धार्मिक कर, गैबेल कर, नमक कर, विनिक्त में कर, आयकर, इनकम टैक्स। ये मुख्य कर थे। करों के संबंध में एक कहावत प्रचलित है, फ्रांस में एक कहावत प्रचलित है करों के संबंध में। क्या? सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जन सामान्य टैक्स देता है। ये कहावत प्रचलित हो गई। इतने दुनिया भर के टैक्स लगे हुए थे, दुनिया भर के। ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद करने हैं ये चीज़। सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है, सामान्य वर्ग टैक्स देता है। ये हालत, इतनी हालत इसकी खराब है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये इतनी दयनीय आर्थिक स्थिति है। इसके बाद में है आपका बौद्धिक वर्ग। ये है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनेगा यहाँ से। बौद्धिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग में क्या क्या पढ़ेंगे अपन देखिए। बौद्धिक वर्ग में मैं आपको बता देता हूँ। मेन विद्वानों को पढ़ना है जिन्होंने क्रांति जगाने का काम किया था, जिन्होंने क्रांति जगाने का काम किया था। रूसो है, वाल्टेयर है, दिदरो है, कई हैं, याद हो। बौद्धिक वर्ग, इसमें याद हो मेन रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो। बस ये चार बहुत है ना। मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, वाल्टेयर है, दिदरो है। एक एक को पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं, प्रश्न आता है जैसे रूसो की रचना से पूछ लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की है। अब देखो, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के लोगों को जगाने का काम किया था इस बौद्धिक वर्ग ने। इस बौद्धिक वर्ग को फिलोजियस भी बोलते थे। क्या बोलते थे? फिलोजियस। इसको याद कर लेना। बौद्धिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, इसको फिलोजियस भी बोलते हैं। इसने लोगों को जगाने का काम किया, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, आ जाओ मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताता हूँ। मॉन्टेस्क्यू, चार्ल्स लुईस सेकेंडेट, चार्ल्स लुईस सेकेंडेट इसका वास्तविक नाम है। इसकी प्रसिद्ध रचना है 1721 में, 1721 में आई पर्शियन लेटर। पर्शियन लेटर वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने ना इसको, ना। पर्शियन लेटर, यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं तुम्हारे मेन चीज़ों की। मॉन्टेस्क्यू ने 1721 में एक पुस्तक लिखी, पर्शियन लेटर। क्या व्यंग्य किया है इस आदमी ने इस पुस्तक में, क्या व्यंग्य किया है। राजाओं पर, धर्म अधिकारियों पर कटाक्ष किया है। लिखता है, अजीब है इस देश की शासन व्यवस्था, अजीब है इस देश की शासन व्यवस्था, जहां मंत्री 80 साल का और रखेल 18 वर्ष की। व्यंग्य कर रहा है, राजाओं पर व्यंग्य कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है। लिख रहा है कि यहाँ कुशल प्रशासनिक अधिकारी वे लोग नहीं हैं जो योग्यता रखते हैं, बल्कि वे हैं जो राजा को नाक साफ करने के लिए रुमाल देते हैं। देखो देखो इसका जिगरा, देखो कैसा कटाक्ष कर रहा है मॉन्टेस्क्यू। इसलिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है पर्शियन लेटर। इसके बाद में एक पुस्तक है इसकी 1748 में लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, कानून की आत्मा। कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लिखने से पहले ये इंग्लैंड की यात्रा पे गया था। कौन? मॉन्टेस्क्यू। तो वहाँ उसने देखा कि किस प्रकार शक्ति का विभाजन है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है। इसने देखा, उससे प्रभावित हुआ। इसने संवैधानिक राजतंत्र का सपोर्ट किया, संवैधानिक राजतंत्र का इस पुस्तक में, और कहता है कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए। इस पुस्तक में इसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसको याद कर लें, शक्ति का
पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सी पुस्तक में? इस पुस्तक में, स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू में आपको ये दो पुस्तकें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में है आपका रूसो। रूसो के बारे में तो कहना ही क्या है। नेपोलियन कहता है यदि रूसो नहीं होता तो क्रांति भी नहीं होती। रूसो 1712 में जन्म, जेनेवा में। क्या जगाया इस आदमी ने, वाकई में क्या जगाया है। 1712 में जन्म हुआ जेनेवा में, 50 साल की उम्र में 1762 में पुस्तक लिखी जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 50 साल की उम्र में पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक संविदा। समझना पुस्तक क्या है। लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि अब जो तुम टैक्स दे रहे हो, राजा का जो शोषण झेल रहे हो, तुम हर जगह जंजीरों में जकड़े हुए हो, ऐसे तुम नहीं थे। शुरुआत में, आदिकाल में, जब मनुष्य, कोई भेदभाव नहीं था, सब समान थे, तो मनुष्यों ने अपनी रक्षा के लिए, लोगों ने अपनी रक्षा के लिए एक व्यक्ति को चुना जिसको स्वेच्छा से वो टैक्स देते थे, भेंट देते थे। वो आपके अंदर सामाजिक समझौता हुआ था, आप में से ही कोई व्यक्ति राजा बना था, सामाजिक समझौता हुआ था। ये बता रहा है रूसो, लोगों को समझा रहा है। और इस पुस्तक की शुरुआत में लिख रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो कह रहा है, रूसो, क्या आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, क्यों जकड़े हुए हो? रूसो कह रहा है। रूसो लिखता है सामाजिक समानता का कितना मतलब बढ़ चढ़कर कितना हितैषी है, सामाजिक समानता कितनी चाहता है ये। देखो कि कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि अपने आप को बेच दे, और कोई व्यक्ति इतना अमीर भी नहीं हो कि दूसरे को खरीद ले। सामाजिक समानता का कितना वो कर रहा है रूसो। तभी तो नेपोलियन कहता है कि रूसो ही है मैन, क्रांति का जनक। रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। लोगों को जगाया, चेतना जागृत की रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और भी पुस्तक है इसकी, एमिले एक पुस्तक है, एमिले, ठीक है। एक पुस्तक है जीली, ये उपन्यास है, जीली ये उपन्यास है, ये उपन्यास है। ये रूसो की पुस्तकें थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको तो याद कर लेना, ठीक है। अगला है वाल्टेयर, अगला है वाल्टेयर। देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं क्योंकि आपसे पुस्तक पूछ लेगा, ठीक है, किसी के बारे में पूछ लेगा। वाल्टेयर, इसका पूरा नाम है फ्रांसवा मारी आरुए, फ्रांसवा मारी आरुए इसका पूरा नाम है वाल्टेयर का। वाल्टेयर उदार निरंकुशवाद की समर्थक करता है। उदार कहता है कि मैं 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन पसंद करूंगा, 100 चूहों की बजाय। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना समर्थन कर रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना समर्थन कर रहा है, सुनना। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी आपके विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। राजस्थान पत्रिका का कोड वाक्य है, किसका है? वाल्टेयर का। जेल में बंद कर दिया गया, लिखने के लिए कलम दवात कुछ नहीं दी, फिर भी पुस्तक की लाइनों के मध्य शीशे से लिखा, शीशे से, कांच के टुकड़ों से लिखा। वाल्टेयर, लोगों को जगाया इसने। इसकी पुस्तकें हैं ओडिपस, ओडिपस नोट्स में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, आपको नोट्स में मिलेंगे सब चीज़ें। ओडिपस, लुई 14 का इतिहास, लुई 14 का इतिहास, अंग्रेजों की मतलब जो व्यवस्था थी उसका समर्थन किया और इसमें लिखा लेटर्स ऑन इंग्लिश।
ये चीज़ें आपको याद करनी है। वाल्टेयर पूरा नाम फ्रांसवा मारी आरुए, ओडिपस लुई 14 के इतिहास, इसके स्टेटमेंट मैं सौ चूहों की बजाय एक शेर का शासन पसंद करता हूँ, वाल्टेयर। राजनाम पत्रिका का कोड वाक्य ये भी याद करना है, ठीक है। इसके बाद में है आपका दिदरो। इसने 1772 में विश्वकोश का संपादन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, विश्वकोश का संपादन 1772 में विश्वकोश का संपादन किया था दिदरो ने। फिलोसॉफिकल थॉट, इसकी पुस्तक है फिलोसॉफिकल थॉट। में विश्वकोश का संपादन किया, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है फिलोसॉफिकल थॉट। ये हो गया आपका बौद्धिक वर्ग, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बौद्धिक वर्ग में आपको मोंटेस्क्यू की 2 पुस्तकें, रूसो की पुस्तक, वाल्टेयर की पुस्तक, दिदरो का विश्वकोश और फिलोसॉफिकल थॉट, ये बौद्धिक वर्ग कंप्लीट। अब शुरू होती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति शुरू होती है आर्थिक दुर्दशा के कारण, दयनीय आर्थिक दशा के कारण जो हालात उत्पन्न हुए उनसे निपटने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16 ने वित्त मंत्री नियुक्त किए। वो आपसे पूछा जाता है, वित्त मंत्रियों के नाम पूछे जाते हैं, उसको आप लिख लें, वित्त मंत्री। बाकी चीज़ें अपन देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन आप वित्त मंत्री देख लें एक बार। वित्त मंत्री आर्थिक दशा से निपटने के लिए पहले बनाया इसने तुर्गो, नेकर, फ्लेरी, कैलोन, ब्रियान और फिर वापस नेकर। ये क्रम से आर्थिक स्थिति से सुधारने के लिए लुई 16 ने इस प्रकार वित्त मंत्री बनाए, तुर्गो, नेकर, फ्लेरी, कैलोन, ब्रियान, फिर नेकर। ये 5 आपको याद रखने हैं। पूछ लेगा इनमें से कौन सा वित्त मंत्री नहीं था, ये याद करने हैं। तुर्गो, नेकर, फ्लेरी, कैलोन, ब्रियान, ये क्या है? वित्त मंत्री हैं, ये याद करना है, ठीक है। ये वित्त मंत्री नियुक्त किए। इसके बाद में होगी आपकी क्रांति। स्टेट जनरल का अधिवेशन होगा और उसमें क्रांति की घटनाओं को एकदम क्रम से अपन अगली वीडियो में याद करेंगे। इसके बाद एक वीडियो होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, उसमें फ्रांस की क्रांति की घटनाओं को मैं आपको क्रम से याद करा दूंगा, क्रम से एकदम बिल्कुल प्रभाव में चलेंगे, तारतम्यता से बिल्कुल याद हो जाएगा आपके। आप एक बार टेलीग्राम पे नोट्स देखना और संक्षिप्त चीज़ें हैं, इनको आप अवश्य याद कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तन मन से बिल्कुल आपके 18 से 20% इतिहास में मैं आपके तैयार कर दूंगा साथियों। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को बड़े ही धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।